हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखना। और ये हमारा पांचवा एपिसोड है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। आंसर होगा सी। जो हमारे सीएजी होते हैं, कंट्रोल ऑडिटर जो जनरल होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष तक। आर्टिकल कौन सा आता है? 148 से लेकर 151 तक जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आर्टिकल है। वर्तमान में जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। वेतन कैसे दिया जाता है इनको? वेतन जो होता है वो संचित निधि पर निर्भर करता है। और संचित निधि का जो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 266 आर्टिकल है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि पर निर्भर करता है। और संचित निधि का आर्टिकल कौन सा है? 266 आर्टिकल है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे महान्यायवादी हो गए। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति उनको जब चाहे हटा सकता है। आर्टिकल कौन सा होता है महान्यायवादी का? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल होता है 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है कि संयुक्त बैठक में भाग तो ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, राज्यपाल पर निर्भर करता है। वो भी राज्यपाल उसको जब चाहे हटा सकता है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है और महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसते का चयन कीजिए। आंसर होगा ए, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या वो गोवा में नहीं है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में है। भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वो कहाँ है? सिक्किम में है। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे है? बिहार में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो कहाँ पे है? केरल में है। लेकिन न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ पे है? हरियाणा में है। सर्वाधिक जो वृद्धि है वो वृद्धि दर है वो कहाँ पे है? जनसंख्या में जो सर्वाधिक वृद्धि होती है वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा है। लेकिन न्यूनतम जो वृद्धि होती है जनसंख्या में वो कहाँ पर है? सबसे जो कम होती है वो नागालैंड में है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ऋणात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य नागालैंड ही था। महान विभाजक काल कौन सा था? 1911 से लेकर 21 के बीच में जो था वो था महान विभाजक काल। जो जनसंख्या होती है हमारी वो समवर्ती सूची में आती है, और जो जनगणना होती है हमारी वो संघ सूची में होती है। तो इनको दोनों को ध्यान रखना है कि जनसंख्या हमारी समवर्ती सूची का हिस्सा है और जनगणना हमारी संघ सूची का हिस्सा है। 2011 में जो जनगणना हुई थी तो 2011 के जनगणना के जो आयुक्त थे वो कौन थे? चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना के आयुक्त या फिर अध्यक्ष जो थे वो चंद्रमौली थे। और उसका जो ध्येय वाक्य था वो क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। क्या था? थीम क्या थी उसकी? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आंसर होगा डी। जीएसटी जो है हमारा वस्तु एवं सेवा कर जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। समवर्ती सूची में आता है ये। जीएसटी हमारी सर्व समवर्ती सूची में आता है। और कौन सी समिति के द्वारा था ये? विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी जो लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन था। सबसे पहले जो लागू हुआ था वो कौन सा राज्य था? सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था असम में लागू हुआ था सबसे पहले। जीएसटी की दर जो है वो कौन निर्धारित करता है? जीएसटी की जो दर है 0%, 5%, टू जो 12% है या फिर 18% या फिर 28% है। ये जीएसटी की जो दर होती है वो कौन निर्धारित करता है? जीएसटी काउंसिल करती है। कौन करती है? जीएसटी काउंसिल के द्वारा की जाती है।
और जीएसटी जो काउंसिल होती है आर्टिकल कौन सा है 279A, कौन सा है 279A आर्टिकल है। जीएसटी जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। और अब हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है और किस आर्टिकल में दिया गया है, आंसर होगा बी, आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। और जो हाई कोर्ट होता है वो एक अभिलेख न्यायालय होता है, किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल 215 में कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट 129 में हो गया कि वो एक अभिलेख न्यायालय है, 215 में क्या हो गया कि हाई कोर्ट जो वो एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 226 में क्या कहा गया है कि जो हाई कोर्ट के पास जो रिट जारी करने का अधिकार है वो आर्टिकल 226 में है। 143 में क्या होता है, परामर्शदात्री होती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। ये किसमें कहा गया है, 143 आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 32 जो होता है वो किससे संबंधित है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है आर्टिकल 32 में। और हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226 आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, तो आंसर होगा इसका बी, 1 2 3 4। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। जैव विविधता के लिए जो घोषणा पत्र चीन के द्वारा जारी किया गया है वो कौन सा था, कुनामिंग घोषणा पत्र था, जो कि जैव विविधता से संबंधित था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 22 मई को मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। आंसर होगा बी, जिब्राल्टर जो जल संधि होती है उसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि जो होती है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो स्वेज नहर होती है, जो भूमध्य सागर होता है और लाल सागर को कौन जोड़ती है, वो स्वेज नहर के द्वारा जोड़े जाते हैं। और जिब्राल्टर किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को आपस में जिब्राल्टर जोड़ती है। बाबा अलमंडेव क्या होता है, जो आंसुओं का द्वार होता है वो बाबा बाबा अलमंडेव की जो जल संधि होती है उसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। जो पाक जल डमरू है वो किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में है। अगला क्वेश्चन हमारा, आईएफएसआर 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है हमारी 2021 की, 1987 से स्टार्टिंग की गई थी इसकी, देहरादून के द्वारा प्रकाशित की जाती है इसको। और कौन सी रिपोर्ट है ये, 17वें क्रम की रिपोर्ट है 2021 में। कौन से क्रम की है, 17वें क्रम की है। सभी वार्षिक 2 साल में एक बार इसको प्रस्तुत किया जाता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है कि सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ पे है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक वन है मिजोरम में और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। और क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहाँ पर है, वो है हरियाणा में। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है क्योंकि वनावरण में वन और वृक्षों में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना है। पृथ्वी के लिए जो प्लायन वेग का मान होता है वो कितना है, आंसर होगा डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ग्रह की जो गति के नियम होते हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे, तो केपलर के नियम जो वो ग्रह की गति के नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, असत्य को पहचानिए। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का है, पास्कल जो है वो दाब का है, एम्पियर जो है वो धारा का है, लेकिन पारसेक भी किसका होता है, पारसेक भी दूरी की ही इकाई होती है। तो ये आंसर होगा इसका ए। अगला, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, आंसर होगा डी, पीला रंग जो वो प्राथमिक रंग नहीं है। कौन कौन से होते हैं प्राथमिक रंग, आर जी बी, आर मतलब रेड,
जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, और इन सभी को मिला दिया जाता है तो व्हाइट कलर बनता है। और इन तीनों में अगर डिफरेंस नहीं कर पाते तो उनको कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, जो कि विटामिन ए की वजह से होता है। अनुवांशिक रोग होता है वो एक। अगला क्वेश्चन है हमारा, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, यूरेनियम 235। चट्टान होती है हमारी, उनकी आयु को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का किया जाता है। जो कार्बन 14 है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु के जानने के लिए। चट्टानों के लिए किसका हो गया? यूरेनियम 235 का। और जीवाश्म की आयु को जानने के लिए क्या हो गया? कार्बन 14 हो गया। और जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। आयोडीन 131 किसके लिए होता है? थायराइड कैंसर के लिए होता है। और कोबाल्ट 60 किसके लिए होता है? रक्त कैंसर के लिए होता है। तो आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमलराज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? अमलराज मतलब एक्वेरेजिया में। एक्वेरेजिया में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों ही पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। रेशियो कितना होता है इनका? 3:2 का रेशियो होता है। एक्वेरेजिया क्या होता है? जो सोने की जैसी धातुओं को होता है उनको भी गला देता है, अमलराज या फिर एक्वेरेजिया। जो एसिड रेन होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से। क्या होती है? एसिड रेन होती है। और एसिड रेन को क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक है? तो वो है आइसोप्रीन का। आंसर होगा बी। रबड़ का जो वल्कनीकरण होता है वो किसकी वजह से होता है? वल्कनीकरण में होता है, क्या होता है? सल्फर होता है, गंधक। गंधक होता है या फिर सल्फर होता है प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण में। प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक होता है वो किसका है? आइसोप्रीन का होता है। प्रोटीन का जो बहुलक होता है वो क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। पॉलीथीन का क्या होता है? एथिलीन होता है। और डीएनए का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। पॉलीथीन का क्या होता है? एथिलीन। आइसोप्रीन हो गया प्राकृतिक रबड़ का। और प्रोटीन का क्या हो गया? अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर ए, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण जो वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ना कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। प्रारंभिक मुख्यालय से कहाँ था? कोलकाता में ही था। वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। और इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल की पुस्तक कौन सी है? ओवरड्राफ्ट है। और उर्जित पटेल से पहले कौन थे? रंगराजन थे, जिनकी पुस्तक कौन सी है? डू व्हाट कैन आई डू। तो आपकी ये पुस्तक भी ध्यान रखनी है। और 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? यंग हिल्टन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? आंसर होगा ए, विजय भटकर। कौन है? विजय भटकर है। और सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है विक्रम साराभाई। मानव कंप्यूटर के नाम से फेमस कौन सा है? तो वह शकुंतला देवी जो हो मानव कंप्यूटर के नाम से फेमस कंप्यूटर है। परमाणु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो वो है होमी जहांगीर भाभा, परमाणु विज्ञान के जनक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, न कि 1992 से। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा मिला था, तो ये भी सत्य है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, ये भी सत्य है। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, तो आंसर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है? विधान परिषद भी होती है, राज्यपाल भी होता है, और विधान परिषद, विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है, और राज्यपाल भी होता है। राज्यों की जो विधायिका होती है कौन से आर्टिकल में होती है? तो वो होती है 168 आर्टिकल में होती है। कौन से 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद नहीं है? कौन से ऐसे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जहां पे द्विसदनीय विधायिका होती है, विधान परिषद उनमें नहीं है। संसद में क्या शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। और संसद किस में होती है? आर्टिकल 79 में होती है। और राज्यों की जो विधायिका होती है वो आर्टिकल 168 में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अब्दुल गफ्फार खां जो है वो उनको सीमांत गांधी भी कहते थे। और लाल कुर्ती दल की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा ही की गई थी। सीमांत गांधी या फिर खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता था। चितरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश को तवांग शहर से जोड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो दीफू दर्रा है, बोमडिला दर्रा है और यांगयाप दर्रे, तीन दर्रे हैं। कौन से? दीफू, बोमडिला या फिर यांगयाप। ये तो होगी सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? जो रोहतांग दर्रा था उसमें एक अटल सुरंग बनाई गई है, ले मनाली रोड पर है वो। पहले इसको रोहतांग सुरंग कहा जाता था, अभी क्या क्या कहा जाता है इसको? अटल सुरंग। 9 किलोमीटर लंबी है ये। जयलेपला और नाथुला जो दर्रे हैं वो कहाँ पे है? जयलेपला और नाथुला दर्रा दोनों सिक्किम में है। और मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा जो वो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति जो किससे संबंध है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंध क्या है? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। आंसर होगा बी। जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? झींगा मछली से है गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन हमारा, असंगत को पहचानिए। असंगत कौन कौन से हैं? आसियान जो है वो हमारा 10 सदस्य है उसमें। आसियान जो है वो उसमें 10 मेंबर शामिल है। हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। सार्क में कितने मेंबर शामिल हैं? तो वो है 8 देश शामिल हैं सार्क में। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। यूरोपियन यूनियन, इसमें 28 सदस्य शामिल नहीं है, इसमें है 27 सदस्य हैं। 28वां सदस्य था ब्रिटेन, जिसने अब ब्रेग्जिट कर दिया गया है। तो उसमें टोटल कितने देश हैं? तो अब है यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं। और ब्रुनेई, बेल्जियम, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। क्वेड में कितने देश शामिल हैं? तो 4 सदस्य देश शामिल हैं क्वेड में। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड भारत। जो संघाई सहयोग संगठन है उसमें 9 मेंबर देश शामिल हैं। और वो 9वां देश कौन सा बना है? तो वो बना है ईरान। और संघाई सहयोग संगठन में 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। एक जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसमें भी 9 देश ही शामिल है। उसमें 9वां देश कौन सा बना है? तो वो बना है मिस्र। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। तो सहजीवी जीवाणु कौन सा है? राइबोजियम है सहजीवी जीवाणु। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो राइबोजियम के द्वारा ही होता है। लाइकेन जो होता है वो एक वायु प्रदूषण को चेक करने के लिए होता है, किसके? वायु प्रदूषण के लिए। और लाइकेन किससे बनता है? कवक प्लस शैवाल से बनता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध से दही में परिवर्तित करता है। और जो सैलेमोनेला टाइफी होती है वो किसके द्वारा होती है? वो टाइफाइड से होती है। टाइफाइड का जो जीवाणु है वो कौन सा है? सैलेमोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन हमारा, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? जो अफसपा है या सशस्त्र बल विशेष अधिकार जो अधिनियम है वो किस वर्ष से संबंधित है? तो वो संबंधित है 1958 का अधिनियम से संबंधित है। सेना की शक्ति में बढ़ोतरी की जाती है। और इसमें नागालैंड में जो फिलहाल है 6 महीने का जो आपातकाल लगाया गया है, विवेक जोशी समिति के द्वारा इस जो ये बनाया गया था 1958 के अधिनियम के तहत। आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? तो कहाँ बनाई गई है वो? सी उमलिंगला दर्रा। कहाँ पे बनाई गई है? उमलिंगला दर्रा लद्दाख में बनाई गई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। तूजू दर्रा कहाँ है? तो तूजू दर्रा मणिपुर में है। काला पानी और लिपुलेख जो विवाद चल रहा है वो भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। कहाँ पे? काला पानी या फिर लिपुलेख विवाद जो चल रहा है वो भारत एंड नेपाल के बीच चल रहा है। बोमडिला दर्रा, यांगयाप या फिर दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है? तो कौन सा केस है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया है? तो वो है बी केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो वो, उसमें 13 जजों की बैठक हुई थी, जो कि भारत की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी 24 अप्रैल 1973 को, और इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। बेरुपाड़ी केस में क्या हुआ था कि संविधान को जो इसमें प्रस्तावना को जो संविधान का अंग नहीं माना था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया किसमें? केशवानंद भारती केस में। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये शब्द 3 जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो कौन सी ग्रंथि है वो है पीनियल ग्रंथि, जिसको कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है या जैविक घड़ी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि क्या है? एक वर्धी हार्मोन है। जो सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो एड्रिनल ग्रंथि जो वो सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन हमारा, विषु की स्थिति क्या है? विषु जो होता है क्या होता है, जिस जो कि 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो वही विषु की स्थिति होती है जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं। और कब होते हैं वो? 21 मार्च को और 23 सितंबर को होते हैं। और जो 21 जून होता है उसको सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर जो होता है उसको सबसे बड़ी रात होती है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आज आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।